छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 घंटे से झमाझम बारिश का दौर जारी है। अगले 2 दिन और बारिश होने वाली है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट है। नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में खतरे की स्थिति बनी हुई है। रायपुर की सड़कों पर भी जल भराव है और प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 72 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आपको बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट है और यहां पर नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। खतरे की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी जल भराव की स्थिति है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, रायपुर में 72 घंटे से बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों में जल जमाव हो गया है। शहर के आउटर के इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना जो है अब करना पड़ रहा है क्योंकि 72 घंटों से बारिश लगातार जारी है। 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है और ये स्थिति अगले 2 दिन तक इसी तरीके से रहने वाली है। खासकर रायपुर संभाग में तो अतिशय बारिश जो है वो हो रही है, तेज बारिश हो रही है। इसके साथ ही दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और इस वक्त भी राजधानी रायपुर में जोरदार बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। मानसून अब सरगुजा के बाद में सीधे बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। तक ऐसे ही बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, मानसून पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और खासकर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित। तो इधर पेंड्रा में पिछले कई दिनों से बारिश के कारण नदी नालों का नजारा अब लोगों को लुभाने लगा है। बारिश रुकते ही लोग इन जगहों पर पहुंचने लगे हैं और यहां पर जो खूबसूरत नजारे हैं उसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जिले में पर्यटन स्थल में जल भराव के बाद पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत हो गए हैं। साथ ही जिले की 8 नदियां सोन, अरपा, तान, तिपान, बमनी, जोहिला, मलनिया और ऐलान से ही जल भराव और बहाव के दृश्य मनोरम बना दिया है। हालांकि कई लोग सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के लिए कारण काफी रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इधर दुर्ग जिले में भी रविवार रात से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने भिलाई नगर निगम की तैयारियों की पूरी पोल खोल कर रख दी है। खासकर चंद्रा मौर्या टॉकीज और प्रियदर्शनी परिसर स्थित अंडरब्रिज पूरी तरह से जलमग्न है। पानी भराव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि सुरक्षा कारणों से इन दोनों ही स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अब नतीजा यह है कि पैदल चलने वाले और साइकिल सवार मजबूरी में अंडरब्रिज के ऊपर से रेलवे पटरी पार कर रहे हैं और इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इधर राजनांदगांव जिले में भी लगातार बारिश के कारण जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है। जिले के तहसील कार्यालय, नगर निगम, महावीर चौक, गौरव पर कई जगह है जहां पर लगातार बारिश हो रही है और यहां पर जल भराव की स्थिति है। शिवनाथ नदी भी पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में पानी जो है वो पुल के ऊपर से बहने लगा है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और इधर मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात में गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। जलप्रपात में इंद्रधनुष देखे गए हैं। अमृतधारा जलप्रपात का ये नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। तो देखिए, अमृतधारा जलप्रपात का ये नजारा है और किस तरह से यहाँ पर इंद्रधनुष देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को ये जलप्रपात अब लुभाने लगा है क्योंकि लगातार भारी बारिश के बाद यहाँ पर जलप्रपात में जो पानी का बहाव है वो और तेज हो गया है और ऐसे में यहाँ पर ये अद्भुत और खूबसूरत नजारा लोगों को लुभाने लगा है। सीधी जिले का अमृतधारा जलप्रपात प्रकृति के गोद में और हसदो नदी के एक कह सकते हैं कि एक छोर ऐसा है जो मन को आकर्षित कर लेता है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर घने जंगलों की वादियों में आप देख सकते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से अपनी अनोखी छटा बिखेर रही है जलप्रपात के रूप में। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये अमृतधारा जलप्रपात है या यूं कह सकते हैं कि एमसीबी जिले का पर्यटन के रूप में एक गौरव है, जहां पर एमसीबी जिले के अलावा अन्य सीमावर्ती जिलों से ही नहीं अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहां पर आते हैं और बरसात के दिनों में
इसका जो कह सकते हैं कि ये जलप्रपात रहता है बहुत भीषण रहता है और उग्र रूप से रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर हंसी वादियाँ और पर्यटन की दृष्टिकोण से यहाँ पर देश से कई कोने के हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचते रहते हैं और अमृतधारा जलप्रपात को देखकर उनको एक कह सकते हैं कि एक प्रकृति की सुंदरता का अनुभूति होता है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर जलभराव की स्थिति है। सबसे ज्यादा बारिश राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। बीते 72 घंटे से यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। खैरागढ़ में गांव का जो इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कोरबा से भी तस्वीरें सामने आई। देवपहरी जलप्रपात की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह से उफान पर है। बेमेतरा में भी पूरे नदी नाले उफान पर है। कवर्धा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। तेज बहाव यहां पर देखने को मिल रहा है। कवर्धा में दुर्ग से तस्वीरें सामने आई हैं जो नगर निगम की पोल खोलती नजर आ रही है क्योंकि सड़कों पर जलभराव की स्थिति है और ऐसे में लोगों की आवाजाही में खासा परेशानी हो रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की। देखिए, मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और आज इसका अंतिम और आखिरी दिन है, यानी कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज तीसरा दिन है। योग प्राणायाम से इस दिन की शुरुआत हुई है। 3 सत्रों के साथ वर्ग का समापन होना है। पंच परिवर्तन और शताब्दी योजनाओं पर आज चर्चा होनी है। प्रांत प्रचारक अभय राम का आज व्याख्यान है। बीएल संतोष भी सांसदों और विधायकों के सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सुलझाते नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगा है और आज इसका तीसरा और अंतिम दिन है। 2 दिन बेहद खास रहे। कई अलग अलग वर्गों में यहाँ पर प्रशिक्षण दिए गए तमाम विधायकों और सांसदों को। और आज की कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि दिन की शुरुआत यहाँ पर योग और प्राणायाम के साथ हुई है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ जो दोनों ही डिप्टी सीएम है, अरुण साव हो या फिर विजय शर्मा हो या फिर जो तमाम विधायक और मंत्री हो बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद है, योग और प्राणायाम करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो सांसद है बीजेपी के छत्तीसगढ़ से, वो भी यहाँ पर योग और प्राणायाम करते नजर आ रहे हैं। दिन की शुरुआत स्वास्थ्य के साथ इन्होंने की है। योग और प्राणायाम करके इस दिन की शुरुआत की है। 3 सत्रों के साथ वर्ग का आज समापन होना है। हमारे सहयोगी खोमन साहू वहीं पर मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, किस तरह की तस्वीरें हैं? आज आखिरी दिन है, कैसी तैयारियां? देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर सारे विधायक और सांसद जो है वो योगा प्राणायाम करके आज के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रहे हैं। आज के अगर प्रशिक्षण की बात की जाए तो 3 सत्रों में प्रशिक्षण होने वाला है और सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे प्रदेश भर के महापौर और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। बीएल संतोष का जो सत्र रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है आज का जो पूरे सत्र में, क्योंकि वो बताने वाले हैं कि किस तरीके से आगामी दिनों में काम करना है। बहुत सारे ऐसे विधायक है, सांसद है, महापौर है, जिला अध्यक्ष है, उनसे सीधे संवाद करेंगे, सीधे 1 to 1 चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे सांसद है, बहुत ऐसे विधायक हैं, महापौर हैं जो बीएल संतोष से सीधे संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर सामने आने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड भी बीएल संतोष बताने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण 3 दिनों का सत्र रहा है। आज समापन होने वाला है। हालांकि अमित शाह आने वाले थे, उनका दौरा रद्द हो गया, लेकिन आज सांसद और विधायकों ने प्राणायाम के साथ योग प्रशिक्षण की शुरुआत की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आने वाले समय में और कैसी तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि आज सबसे जो जरूरी है वो बीएल संतोष का संवाद है, क्योंकि वो यहाँ पर सांसदों और विधायकों के जो सवाल है उसके जवाब देते नजर आएंगे। खोमन, आपने बताया कि जो तमाम जिला पंचायत के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो उनको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? आज समापन सत्र है और ऐसे में आज का दिन कितना खास हो जाता है? देखिए, आगामी सालों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी प्रतिज्ञा, क्योंकि 2028 को केंद्र बिंदु मानकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 3 साल का वक्त बच गया है जब छत्तीसगढ़ में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में चाहे महापौर हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, या सांसद हो या विधायक हो, कैसे पार्टी के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाए, कैसे आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव जो रहनी चाहिए इस तरीके से रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया की बात कल जब
प्रशिक्षण शिविर में हुई कि जी जो सोशल मीडिया उसमें बिल्कुल कैसे बिल्कुल एक्टिव रहना सोशल है, मीडिया उसको का भी इस्तेमाल सिखाएगा। तो कैसे कुल करना है मिलाकर और 2000 कैसे आपको अपने ही पार्टी के बीच समन्वय बनाकर चलना है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आप बने रहिएगा खुमन हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी में महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। महिलाओं को जिम्मेदारी देने के लिए अब बीजेपी में बदलाव किया जाएगा। 30% महिलाओं को जिम्मेदारी मिलेगी। मोर्चा प्रकोष्ठ में भी बराबरी से हिस्सा मिलेगा और पिछले 6 सक्रिय महिलाओं की सूची तैयार हो रही है। संगठन में प्रतिनिधित्व बढ़ने की बड़ी तैयारी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इसी बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि महिलाओं की जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है। महिलाओं को जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी में बदलाव किए जाएंगे। 30% महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने वाली है। मोर्चा प्रकोष्ठ में बराबरी का हिस्सा भी मिलेगा। और हमारे सहयोगी खुमन साहू लगातार बने हुए हैं। खुमन, देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, कोई प्रशिक्षण शिविर, तो दूसरी ओर ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब महिलाओं की जिम्मेदारी बीजेपी बढ़ाने वाली है छत्तीसगढ़ में। देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात मोदी सरकार ने किया था, उसी तर्ज पर राज्य में किस तरीके से संगठन में, सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उनकी टीम अब नई सिरे से तैयार होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो महामंत्री थे, इसके अलावा जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो महापौर बन गए या जिला पंचायत के सदस्य बन गए हैं। तो उनकी जगह पर ये संगठन जता रहा है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। ये निकलकर सामने आ रहा है कि महामंत्री भी महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी तो 3 से 4 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो कैसे महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़े, उस ओर भारतीय जनता पार्टी काम करे। और यही कारण है कि महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1-1 हजार देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि महिलाओं को भी बराबरी का हिस्सा मिले। आधी आबादी की बात बीजेपी करती है, तो ऐसे में अब जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर से ही करना चाहती है और ऐसे में 30% महिलाओं को जिम्मेदारी मिलने वाली है। मोर्चा और प्रकोष्ठ में भी बराबरी का हिस्सा उन्हें मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया खुमन तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग के बीच विधायक और सांसदों की सीएम के साथ एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां सीएम विष्णुदेव साय मांदल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे विधायक मांदल की धाम पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इधर मैनपाट दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट कर वहां के उल्टा पानी चमत्कार को अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में पानी नीचे से ऊपर बहता दिखता है और कागज की नाव से लेकर गाड़ी तक सब कुछ उल्टी दिशा में चलती नजर आती है। मंत्री ने इसे अपने जीवन का अनोखा अनुभव बताते हुए पर्यटकों से यहां आने की अपील की है। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैनपाट पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने वहां की जो वादियां हैं उसका खूब आनंद लिया। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और वहां के उल्टा पानी चमत्कार को उन्होंने अद्भुत बताया है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में पानी नीचे से ऊपर बहता दिखता है और कागज की नाव से लेकर गाड़ी तक सब कुछ उल्टी दिशा में चलती नजर आती है और ये अनोखा अनुभव है। और इसी के साथ उन्होंने पर्यटकों से भी यहाँ आने की अपील की है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने को लेकर बातचीत हुई। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप बेवजह बयानबाजी करने से बचें। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये भी सामने आया कि कहीं ऐसे विधायक और सांसद हैं जो सोशल मीडिया के फ्रेंडली नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया में फ्रेंडली बनने के लिए वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जनता से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। प्रशिक्षण वर्ग है भैया, ऐसा ही है प्रतिदिन। इसमें
विभिन्न सत्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों के स्पष्टीकरण के लिए बड़े ही विद्वान वक्ता उनका आगमन होता है। वो उनका विषय रखाता है, फिर कन्वर्सेशन होता है, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और सभी को बोलने का अवसर होता है, सभी को बात करने का अवसर होता है। आगे की रूपरेखा नहीं तैयार होती है ऐसे वर्ग में बीजेपी में। ये तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है कार्यकर्ताओं का। अलग अलग विषय में अलग अलग विशेषज्ञ बोलते हैं और विचार साझा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और कुल मिला के ये पॉलिटिकल नहीं है, बीजेपी परिवार का एक अभिन्न अंग है जिसको प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। और ये अलग अलग अभी विधायक सांसद का हो रहा है, कभी जिला पंचायत महापौर का होगा, कभी संगठन के लोगों का होगा। तो ये बीजेपी में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं नहीं मालूम कितने बार अपने राजनीतिक आयु में ऐसे शिविर अटेंड कर चुका हूँ और होगा और करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाया गया था। जवानों ने नक्सलियों को करारा जवाब भी दिया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। रोड ओपनिंग ड्यूटी पर निकले थे जवान और वापसी के दौरान नक्सलियों ने हमला कर दिया। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को निशाना बनाने के लिए यहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किए थे और ये जब आईडी ब्लास्ट हुआ तो इसकी चपेट में 2 जवान आ गए जो घायल बताए जा रहे हैं। जवानों ने नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। रोड ओपनिंग ड्यूटी पर ये जवान निकले थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। वापसी के दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया और यहां पर 2 जवान घायल हो गए। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इधर गरियाबंद की गोल्डन गर्ल संध्या साहू की मौत हो गई है और संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटकी मिली है संध्या साहू की लाश। 4 गोल्ड समेत 6 मेडल जीत चुकी थी संध्या। डॉक्टर ने हत्या की आशंका जताई है। खेलो इंडिया समेत कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी रही थी संध्या। तो देखिए, गरियाबंद की गोल्डन गर्ल संध्या साहू की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से संध्या साहू की लाश लटकी हुई मिली। आपको बता दें कि संध्या ने 4 गोल्ड समेत 6 मेडल अपने नाम किए थे। डॉक्टर ने हत्या की आशंका जताई है। खेलो इंडिया समेत कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने हिस्सा लिया था और 4 गोल्ड मेडल समेत 6 मेडल अपने नाम किए थे और संध्या साहू को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता था। गरियाबंद की गोल्डन गर्ल संध्या साहू की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ पुरुषोत्तम पात्र फोन कॉल पर जुड़ गए। पुरुषोत्तम, कैसे हुई है मौत गोल्डन गर्ल संध्या साहू की? क्या कहना डॉक्टरों का और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर भारोत्तोलन में काफी मेडल जीत चुकी थी संध्या साहू। काफी नाम कमाया था जिले में, कई स्तर पे जाकर खेल चुकी थी। लेकिन अचानक जब मौत की खबर आई तो वाकई में शॉक करने वाला था। पूरा मामला कल देर शाम की थी। शाम को जब वो अपने घर के कमरे में बंद थी, किसी बात को लेकर उनके आपस में विवाद भी हुआ था, ये कहने का ये सामने आ रहा था। और उसके बाद जो है कई देर तक जब कमरे नहीं खोली संध्या तो उसकी माँ दरवाजा खटखटाने के बाद जो है तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसको आनंद फानंद में अस्पताल भी भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सीधा हैंगिंग कर पुष्टि कर दी है। पीएम रिपोर्ट में भी सुसाइड का मामला आया है, लेकिन किस वजह से सुसाइड किया है, आखिर इतना बड़ा कदम किस लिए संध्या ने उठाया है, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। ठीक है पुरुषोत्तम, नजर बना कर रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, जांजगीर में निर्माणाधीन छज्जा गिर गया है। हादसे में युवक की मौत हो गई है। सेंटरिंग हटते ही भरभरा कर छज्जा गिरा और हादसे में राजमिस्त्री गंभीर रूप से घायल है। छज्जे के साथ दीवार भी गिरी है। पामगढ़ के बारगांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो जांजगीर में निर्माणाधीन छज्जा गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि जो राजमिस्त्री है वो घायल बताया जा रहा है। हादसे में युवक की मौत हुई है। सेंटरिंग जैसे ही हटाया गया, भरभरा कर यह छज्जा गिरा और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि राजमिस्त्री गंभीर रूप से घायल है। छज्जे के साथ दीवार भी गिरी है। पामगढ़ के बारगांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में एक युवक की जान चली गई है। और इधर देखिए, कांकेर में कोरोना से एक मौत की खबर सामने आई है। फरसगांव निवासी संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हुई है। कोरोना मरीजों के लिए वार्ड नहीं बना हुआ है।
मेडिकल कॉलेज की तैयारियों की भी पोल खुल गई है। संक्रमित को पुराने वार्ड में ही भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना से ये दूसरी मौत दर्ज की गई है। तो देखिए, कोरोना के आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ रहे थे, हर जगह पर जो अस्पताल है उसको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कांकेर में अब व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। फरसगांव का ये मामला है। फरसगांव निवासी संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई है। कोरोना मरीजों के लिए यहाँ पर वार्ड नहीं बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की तैयारियों की भी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वार्ड ही नहीं है और संक्रमित को पुराने वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना से ये दूसरी मौत दर्ज की गई है।